नमस्कार आप सभी के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आज आपका एडिटोरियल है द हिंदू का। पब्लिश हुआ है 11 सितंबर 2020 के दिन। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, बने रहिए अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इनका जैसा आप टाइटल ही देख पा रहे होगे, क्या है, द ग्रेट ग्रेइंग ऑफ चाइना, मतलब बूढ़ा होता चाइना। बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ग्रेइंग मतलब सब एक बड़े पैमाने पर बूढ़ी होती जनता चाइना के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं और ये पूरे के पूरे तथ्य रखेंगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ चाइना की पॉलिसी, ये बुड्ढे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका नाम है क्या, डेन जियाओपिंग, जाओपिंग, जो भी है यार, यू कैन प्रोनाउंस योरसेल्फ, ठीक है। तो जाओपिंग ने क्या जो पॉलिसी अपनाई, खुद के पर्सनल वेंडेटा, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उसका कैसे भुगतान कर रहा है चाइना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे और ये रियल बात भी है। और ये उस परिप्रेक्ष्य में भी सही है कि जब हमारे यहाँ इस टाइप की चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वो किस फॉर्म में लागू हो, इन सब चीज़ों का भी एक मिला जुला रूप है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने, योगेश गुप्ता जी ने। चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी वाज कंसीव्ड बाय सीनियर लीडर डेन जाओपिंग इन 1979 टू सीक पॉपुलर सपोर्ट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर माओज डिजास्टर ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसीव्ड का आपका मतलब ये होता है कि आप विचार करना, ध्यान में लाना हो, जो भी है कल्पना करना। तो वो जो कंसीव्ड थी किसकी, सीनियर जाओपिंग की, जो 1979 में उन्होंने सपोर्ट के लिए लागू की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में। कब लागू की, जब माओ का जब शासन था, तो उनकी जो नीतियां थी उनमें सबसे डिजास्टर या बहुत ही बुरी तरह बर्बाद करने वाली नीतियां थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि जो चिड़ियाँ हैं, ठीक है, और भी ऐसे कौन से थे, दो या तीन और ऐसे, मतलब इल्ली हैं, चिड़ियाँ हैं, और एक और ऐसे दो तीन, इन्होंने क्या किया, जंतुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। उससे ये हुआ, उनका ये लगा कि भाई पहले तो इन्हें जनता पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सोचा, माओ ने, कि इन चिड़ियाँ क्या करती हैं, इतना खाना खा जाती हैं, तो उसी के कारण क्या हो रहा है, अकाल फैल फैल रहा है। तो क्या करो कि आप चिड़ियों को मार दो। तो चिड़ियों को जैसे ही मारा, तो वो जो इल्लियाँ थी उनने चौगना उसका सफाया कर दिया। तो वो सबसे ज़्यादा डिजास्टर, मतलब उससे दुगना अकाल आ गया। तो एक चीज़ तो ये हो गई। और जो कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर जो किया, तो उसमें भी कितने 60 से 65 मिलियन लोगों की मौत हो गई। तो ये सब डिजास्टर जो मूव थी, उसके बाद जो कल्पना जो डेंग जियाओपिंग की थी कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे वन चाइल्ड पॉलिसी, वो भी किस हिसाब से फेल कर रही है, फेल कर गई है, ये सब चीज़ें इसमें डिफाइन करेंगे। तो प्रोफेसर डेविड लैम्पटन, एन अमेरिकन साइनोलॉजिस्ट, हैज़ ऑब्जर्व्ड, साइनोलॉजिस्ट मतलब जो चाइना के बारे में, चाइना को साइनो भी बोला जाता है, तो साइनोलॉजिस्ट जिसने चाइना के बारे में अध्ययन किया हो, हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट डेंग वाज वरीड that if the party did not produce significant gain in per capita income, it would lose what little legitimacy it has retained। तो उनके लिए ये डर था कि अगर उनने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई नहीं, तो वो जो उनकी विधायिका है या थोड़ा सा शासन है या थोड़ी सी जो इज्जत मिली है, वो भी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या, पश्चिमी देशों को देखा होगा। पश्चिमी देशों में क्या है, जनसंख्या कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि काम वही है और उतने सभी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो कैसे उन्होंने सोचा कि जनसंख्या ही इसकी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, जिससे कि क्या होगा, जनसंख्या कम होगी तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये उनकी मूर्खता साबित हो रही है या मूर्खता थी, इन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करेंगे। और वही चीज़ माओ ने की थी कि भाई जो अन्न है वो चिड़ियाँ खा जाती हैं, तो चिड़ियों को मार दो। तो चिड़ियों को मारने के बाद जो अन्न बचेगा, उससे अकाल में कम वो कमी होगी, जबकि दोगुना हो गया। तो इन दोनों की जो एक वो थी, सबसे फेल कर गई। और ये ऑब्जर्व किसने किया था, डेंग, सॉरी, कौन थे, डेविड लैम्पटन, जो साइनोलॉजिस्ट थे। पॉलिसी फेल आउट, द रिजल्ट, अब इस पॉलिसी का फेल आउट कैसे हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी का। द रिजल्ट ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी हैव बीन डिजास्ट्रस। एवरेज बर्थ रेट ऑफ चाइना हैज फैलन 1.6 बर्थ पर वुमेन इन 2007, मतलब प्रत्येक वुमन पर 1.6 का एवरेज आया
कि 1.6 वूमेन ही पैदा कर रही हैं, मतलब 1.5 बच्चे को पैदा कर रही है एक वूमेन, सीधा सा। एन अनऑफिशियल फिगर पुट इट लो 1.05, ये ऑफिशियल फिगर चाइना का था। अनऑफिशियल फिगर किसका था? यूनाइटेड स्टेट का था, जो 105 ही दिखाया, जिसमें सॉरी अलग से कोई था जो अनऑफिशियल फिगर, उसमें चाइना को दिखाया 1.5, यूनाइटेड स्टेट को दिखाया 1.77 और साथ ही साथ इंडिया को दिखाया 2.24 एंड मच लेस देन द पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। तो ये जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट के लिए कितना 2.1 के लिए जो रिक्वायर्ड रहता है उससे भी कम ये पाया गया। फ्यूअर चिल्ड्रन वर बोर्न एंड देम फ्यूअर वर फीमेल गिवन चाइनाज प्रेफरेंस फॉर बॉय लाइक सम अदर कंट्रीज। तो उसमें जितने भी, एक तो वैसे ही कम बच्चे पैदा हो रहे हो, उसमें भी प्रेफरेंस को दिया जा रहा था, बॉय को प्रेफरेंस दिया गया, तो उसमें बहुत ही कम क्या हुई, लड़कियां पैदा हुई। जैसा कि दूसरे देशों में भी यही होता है कि लड़कियों को कम तवज्जो दी जाती है। रिसर्च बाय प्रोफेसर जी फुनजियन 2019 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूएस रिवील that the proportion of China's population aged above 65 years would increase 10% in 2000, 32.6% in 2050। तो इनका ये मानना है, एक इनने रिसर्च की कि भाई 10% से 32% हो जाएगी 2050 तक बूढ़ों की संख्या, एवरेज पॉपुलेशन 65। फिर क्या है, इट्स लेबर फोर्स एज 20 to 64, लेबर फोर्स कितना रहता है 20 to 64, विल रिड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट अ बिलियन इन 2017 to 787 मिलियन बाय 2050। तो जो उनकी पॉपुलेशन है 1 बिलियन से 787 मिलियन तक कम हो जाएगी 2050 तक। और 10 चाइना विल बी कंट्री डोमिनेटेड प्रोग्रेसिवली बाय ओल्डर पॉपुलेशन इन कमिंग ईयर। तो चाइना क्या करेगा, डोमिनेट करेगा अपनी ओल्डर या बूढ़ी पॉपुलेशन को आगे आने वाले समय में। प्रोग्रेसिवली मतलब आगे बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करना मतलब आगे बढ़ने या आगे आने वाले सालों में। डिस्पाइट द रेजिंग ऑफ लिमिट टू चिल्ड्रन इन 2016, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न हैज नॉट इम्प्रूव्ड द स्लिप टू प्री 2016 लेवल। अब 2016 में सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए चाइना ने क्या किया कि एक बच्चे की छूट और दे दी, लेकिन फिर भी जो बर्थ रेट थी वो और डिक्लाइन हो गई और कम हो गई। अब ये क्यों हुई? द वन चाइल्ड पॉलिसी हैज चेंज चाइनाज चाइल्ड बेयरिंग एटीट्यूड फॉर द वर्स एज मैनी यंग कपल डू नॉट वांट टू हैव टू बेबी फॉर इकोनॉमिक एंड लाइफ स्टाइल रीजन। तो बहुत से ऐसे कपल थे, मतलब इतने दिनों तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, तो उससे ये हुआ कि बहुत से कपल तो दूसरा बच्चा पैदा करने का सोच ही नहीं रहे थे। मतलब उन्होंने ऐसी बात सोची ही नहीं कि हमें दूसरे बच्चे पैदा करने, क्योंकि उनकी माइंड स्टाइल चेंज हो गई थी। वो कई इकोनॉमिक रीज़न भी थे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी था, इन सब चीज़ों को। तो 2016 में पॉलिसी लागू होने के बाद भी लोगों ने 2 बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दी। Professor Wu Jian has affirmed that China's population has started contracting from 2018 onward. Local authority in China bloated the birth and school enrollment figure to seek more fund from the सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो अगर स्कूल के फिगर उठा के देखा जाए तो जो स्कॉलरशिप के लिए या जो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड के लिए है, तो वो फंड के लिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं वो आए सामने। इफ चाइना कैन स्टेबलाइज इट्स फर्टिलिटी रेट एट 1.2, इट्स पॉपुलेशन विल फेल 1.07 बिलियन। अगर चाइना की फर्टिलिटी रेट 1.2 पर स्टेबलाइज्ड होती है, 1.20 पर, ठीक है, तो इट्स पॉपुलेशन विल फेल 1.07 बिलियन 2050 तक। तो उसकी जो पॉपुलेशन है 2050 तक कितनी हो जाएगी, 1.7 बिलियन तक आ जाएगी। और अगर 2100 तक हुई तो 480 मिलियन तक पहुंच जाएगी, मतलब और कम हो जाएगी, ये लगभग 600 मिलियन कम हो जाएगी, 600 या 520 मिलियन कम हो जाएगी अगर 2100 तक मतलब रिटेन रही 1.2, तो उसकी पॉपुलेशन में इतनी कमी आ जाएगी। अब क्या है इम्प्लीकेशंस? तो एजिंग पॉपुलेशन विल हैव मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट। जो
मतलब बूढ़ों की जो दर बढ़ रही है या एवरेज जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कई डायमेंशनल में इम्पैक्ट हैं, कई दिशाओं में इम्पैक्ट हैं। चाइना विल नीड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड पेंशंस। चाइना को अभी ज़रूरत होगी कि बहुत से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ खर्च करने की, हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में और साथ ही साथ पेंशन में। क्यों? इट्स सेविंग रेट विल डिक्लाइन। जो उसकी सेविंग रेट है वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी। अ फॉल इन द नंबर ऑफ यंग पीपल will lead to decline in manufacturing, export and also mean lower revenue for government। तो जो उनकी यंगर जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ यंग पीपल विल लीड टू डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उनको परेशान होना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो मीन लोअर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग जैसे ही डिक्लाइन होगा तो लोगों की जॉब जाएगी तो रेवेन्यू कम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मतलब पर्सनल टैक्स इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो रेवेन्यू कम आएगा गवर्नमेंट के पास। विथ इट्स एनुअल पर कैपिटा इनकम $10,000, increase population of older people and slowing economic growth rate, China will get old before reaching the level of rich country like the United States, Singapore and Japan and other। तो जो मतलब एनुअल पर कैपिटल 10,000, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो ओल्डर है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो चाइना मतलब उस लेवल तक पहुंचने में जहाँ पर विकसित देश हैं, तब तक वो बूढ़ा हो जाएगा और उसकी जो इकोनॉमिक रेट है वो भी घट जाएगी। चाइनाज आर्म्स फोर्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एज मैनी वन चाइल्ड पॉलिसी, चिल्ड्रन आर ऑफन मिसफिट फॉर फाइटिंग इन टफर कंडीशंस। तो अब वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण जो चाइना की आर्म्ड फोर्स है उसमें भी क्या हो गए, कोई अलग से तो आएंगे नहीं, वही लड़के हैं, तो वो अपने माता पिता की एक ही संतान है, तो वो मतलब टफर कंडीशन में लड़ने के लिए उतने काबिल भी नहीं है। विल द पॉपुलेशन डिक्लाइन क्रिएट अ रिचर सोसाइटी इन चाइना। तो जो पॉपुलेशन जो डिक्लाइनिंग हो रही है, तो क्या वो क्रिएट कर पाएगी एक ऐसी अच्छी अमीर सोसाइटी चाइना के अंदर? जापानीज इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर हिजाकू काटो से यूजिंग जापान एक्सपीरियंस दैट इट इज़ अनलाइकली एज स्मॉलर पॉपुलेशन रिड्यूस्ड intellectual exchange among diverse human group, reducing the chance of the emergence of the great innovator, developed country have the reduce the impact of declining population while raising the total factor productivity growth ratio of output versus cost of input पर और बेसिस। तो जो मतलब जापान के ये रिसर्चर्स थे, इन्होंने ये कहा कि उसके डाइवर्स ह्यूमन ग्रुप मतलब अलग अलग इफेक्ट होंगे। क्यों? उससे आपके क्या इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमत्ता का जो एक्सचेंज है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर वो कम होगा तो सीधी सी बात है आपके इनोवेटर कम होंगे। जो डेवलप्ड कंट्री हैव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाई रेजिंग द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो जो पॉपुलेशन जो डिक्लाइनिंग हो रही है उसका क्या इफेक्ट कम करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का रेस कर रही हैं। टोटल फैक्टर क्या है? रेटियो है ये आउटपुट वर्सेस कॉस्ट ऑफ इनपुट पर ऑरली बेसिस। तो सीधी सी बात है कि भाई उनके और बढ़ाए जाएंगे या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कम पॉपुलेशन है तो उन सबका क्या काम बढ़ाया जाएगा। चाइना हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड इट्स रैपिड TFT ग्रोथ बाय शिफ्टिंग इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफॉर्म एंड स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, हाउसिंग एंड अदर सेक्टर। China's TFT grew 5% annually in 1980, 7% during the 1991-90 and 4% this is and before declining of lower level afterward। तो जो चाइना की है ऑलरेडी अवेल कर दिया है उसने अपने रैपिड ग्रोथ को। उसमें क्या किया उसने, जो बहुत से लोग जो मतलब एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जो माइग्रेंट मतलब अगर आज अलग अलग रिमोट एरिया में थे, उनको कहाँ ढकेल दिया है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढकेल दिया, वहाँ उनसे काम करवाया जा रहा है। 3 फैक्टर आर कंसीडर्ड क्रिटिकल फॉर इंक्रीजिंग, और ये सब इनके परसेंटेज हैं। अगर आप देखो तो TFT ग्रुप के कैसे कैसे हैं तो ये आप देख लें। 3 फैक्टर आर कंसीडर्ड क्रिटिकल फॉर इंक्रीजिंग द TFP। तो यहाँ पर 3 मुख्य कारक जो हैं वो ध्यान देने योग्य हैं कि जो TFT जो बढ़ाने के लिए। मार्केट रिफॉर्म,
पहला है क्या, मार्केट में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड स्केलिंग ऑफ ह्यूमन स्किल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस को भी मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, और स्केलिंग ऑफ ह्यूमन स्किल को आपको लाना पड़ेगा सामने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत। मैनी इकोनॉमिस्ट हैव आर्गू दैट द फास्टर रेट ऑफ TFP ग्रोथ आर एसोसिएटेड विद रैपिड एंड रेगुलर इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो TFP जो ग्रोथ है वो किसका है, एसोसिएट किससे करता है, रैपिड लिबरल मतलब उदारीकरण वाली, इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो सब, उदारीकरण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पब्लिक कर देना, पब्लिक के लिए मुहैया करा देना। जैसे कि आप हमारे यहाँ समझ सकते हो कि बैंकों का जो सरकारीकरण हुआ या नेशनलाइजेशन हुआ या राष्ट्रीयकरण हुआ, वो एक क्या था, इकोनॉमिक का क्या था, लिबरलाइजेशन था। हाँ, द चाइना's case, while President Xi has talked of market reform and increasing consumption, there has been little progress on the ground on the issue, such as opening of service such as banking, insurance, education, or the establishment of an independent legal system for the enforcement of contract और अ क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम। तो जो उसी दौरान क्या है, प्रेसिडेंट जी ने बात की किससे, मार्केट रिफॉर्म की, और जो कंजप्शन है, इंक्रीजिंग कंजप्शन जो हो रहा है उसमें लिटिल प्रोग्रेस दिखाई दे रही, कहाँ पर, जो ग्राउंड के मुद्दे हैं या जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जैसे कि बैंकिंग की जो सर्विस है उसमें, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब मतलब उदारीकरण के बाद भी आपको यहाँ पर जो ग्राउंड में है वो चीज़ें उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट हैं क्रिएटिव एजुकेशन की, इन सब चीज़ों को देखते हुए पोस्ट 2008 चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन ड्रिवन प्रोग्रेसिवली बाय हायर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट विच हैज़ क्रिएटेड अनप्रोडक्टिव assets in many cases, overcapacity in metal, cement and other industry, empty apartment complex or rarely used infrastructure such as metro network, oil pipeline and ports। तो 2008 मतलब जो मंदी आई थी आपको मालूम हुआ USA के कारण, और उसका इफेक्ट हर जगह पड़ा था। तो उसके बाद चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मोस्टली किसके द्वारा ड्रिवन हो गई है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया उससे ही ड्रिवन हुई, विच हैज़ क्रिएटेड अनप्रोडक्टिव असेट्स, और जिसने क्या किया, कोई बगैर काम के एक कुछ असेट्स बना दी, मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं, या अभी तक कोई उसका मतलब यूज ही नहीं हो पा रहा। जैसे ओवर कैपेसिटी इन मेटल्स में देखा जाए तो ओवर कैपेसिटी करवा दी, जैसे सीमेंट हो गया, अदर इंडस्ट्रीज हो गई, और एम्प्टी अपार्टमेंट जो हैं वो खाली पड़े हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हैं, कॉम्प्लेक्सेस और रेयरली यूज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो नेटवर्क, ऑयल पाइपलाइन एंड पोर्ट्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, खाली पड़ी हैं बेवजह फर्जी काम। एब्सोल्यूट कंट्रोल, चाइना हैज़ नेवर रैंक्ड वेरी हाई इन गवर्नेंस इंडिकेटर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और चाइना का जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है वो कैसे, मान लो चलो एब्सोल्यूट कंट्रोल ही अच्छा चल रहा होता तो वो भी नहीं है, क्योंकि जो चाइना मतलब कभी भी हाई रैंक पे नहीं आया गवर्नेंस के फॉर्म में, जो भी इंडिकेटर है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन्होंने कभी चाइना की जो गवर्नेंस को है वो अच्छा दिखाई नहीं किया। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया 2016 में, इट वाज द 68 परसेंटाइल था फॉर गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, 77th एनुअल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2017। तो जो पारदर्शिता और करप्शन वाली चीज़ें उसमें भी क्या था, 2017 में 77th पोजीशन पर था। इंस्टीट्यूट ऑफ गिवन रिप्रेजेंटेशन to new interest groups such as industrialist, micro, small and medium enterprises, professional, media and academics, Mr. Xi has moved in the direction of curbing any distance and stabilizing absolute control over the Chinese society। और इन सब होने के बावजूद भी जो वहाँ के जो मीडिया हुए, जो इंटेलेक्चुअल हुए, बुद्धिजीवी, तो उन पर चाइना क्या कर रहा है कि जो भी एनी डिसेंट अगर होता है स्टेबलाइज कर दिया जाता है एब्सोल्यूट कंट्रोल के लिए, कर्व मतलब अंकुश लगा दिया जाता है उन पर, कि अगर कोई भी असहमति दिखाई दी उसमें मीडिया में हुआ किसी इंटेलेक्चुअल के द्वारा,
तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा और अंदर कर दो। और भी कई ऐसे कानून हैं जिसके द्वारा उनको दबा दिया जाता है। और कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल ओवर चाइनीज सोसाइटी। इन इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइनाज ह्यूमन रिसोर्स देयर आर बिग वेरिएशन इन हाई स्कूल। और जो इम्प्रूवमेंट है चाइना के ह्यूमन रिसोर्स में, तो यहाँ पर भी बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा है। कैसा कि जो हाई स्कूल पास जो रेट हैं चाइना के अंदर, अर्बन में कितने हैं 90%, एंड रूरल चिल्ड्रन कितने हैं 24%। अब आप देख लो कितना बड़ा गैप है। कंसिडरिंग दैट अबाउट 40% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन स्टिल लिव इन रूरल एरिया। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो 40% पॉपुलेशन है कहाँ, रूरल इंडिया में रूरल चाइना में रह रही है या रूरल एरिया में रह रही है। दिस ह्यूज गैप विल बी एन इनहेबिटिंग फैक्टर इन रेजिंग द TFP। तो जो ये गैप है वो भी इस चीज़ को इनहेबिट करेगा, इस चीज़ को रोकेगा, जो भी आप रेज कर रहे हो TFP। ठीक है, TFP अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। इन द लास्ट 70 ईयर ओनली 15 कंट्रीज हैव मैनेज टू क्लाइम फ्रॉम मिडिल टू हाई इनकम स्टेटस। और इन लास्ट के 70 सालों में सिर्फ 15 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ये मैनेज किया है कि वो मिडिल क्लास से हाई इनकम स्टेटस में आ पाए। सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया है, ताइवान है, एंड अदर ऑल ऑफ देम हैज स्किल्ड देयर वर्कफोर्स with 3/4 or more of their working population having complete high school। तो लेकिन वहाँ की जो बहुत सी जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड थी और उन्होंने कम से कम अपना हाई स्कूल तो कंप्लीट कर ही लिया था। जितनी भी जो मिडिल से हाई इनकम ग्रुप में आए हैं अपनी जनता को उसके अंदर लाया है। अंडर मिस्टर जी, चाइना इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म इनकॉर्पोरेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज बट evolving its own agenda mainly focused on administrative and bureaucratic improvement, concomitantly enhancing parties control over the economy। तो जो मिस्टर जी जिनपिंग के अंदर जो है जो मूविंग जो डायरेक्शन हो रहे हैं रिफॉर्म के, वो मतलब इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रियों ने किया वो, बल्कि उनका खुद का ही अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है। और वो किस पर बेस्ड है कि भाई ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव को ज़्यादा और अच्छा करो जिससे ज़्यादा से अच्छा शासन किया जा सके। और सीधी सी बात है, अपनी कंट्रोल बढ़ा रहे हैं पार्टी के ऊपर, देश के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। इवन मैनी चाइनीज इकोनॉमिस्ट आर डाउटफुल इफ मिस्टर जी प्लान फॉर ऑगमेंटिंग TFP and high economic growth through induction of emerging technologies such as 5G, artificial intelligence, or rapid urbanization will succeed in the absence of much needed reform in economic governance and education system। तो यहाँ पर बहुत से चाइना के खुद के ही इकोनॉमिस्ट इस बात से असहमत हैं या उन्होंने चिंता या डाउट जताया है, आशंका जताई है कि जो उनका TFP वाला जो प्लान है वो किसके थ्रू इंडेक्स करवा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे 5G हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और रैपिड अर्बनाइजेशन के द्वारा हो गया। क्या वो सक्सीज करेगा? किसके एब्सेंस में? जो ज़रूरत है किस चीज़ की, इकोनॉमी में रिफॉर्म की ज़रूरत है, गवर्नेंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है, बजाय इसके वो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। ऑल्सो अनलाइक द पास्ट, चाइना विल फेस हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द coming year is reaction of Mr. Z unfair and aggressive policies which will further constrain cooperation in the new technology। और जैसे कि पहले भूत में होता था, मतलब पहले जैसा हुआ, चाइना विल फेस हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है इन द कमिंग ईयर एज द रिएक्शन ऑफ मीज जी अनफेयर एंड एग्रेसिव पॉलिटिक्स। तो आगे आने वाले समय में ये सब मतलब दूसरे देशों को क्या शत्रु बना रहे हैं। और ये सब कारण किसका है? मिस्टर जी का जो अनफेयर और एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। विच विल फर्दर कॉन्स्टेंट कॉपरेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी, जो आगे फिर क्या कर देगा? कॉन्स्टेंट कर देगा कॉपरेशन न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे कि आपने हुआवे को देख ही लिया कि आपने इनोवेशन तो कर लिया, बाकी अगर दूसरी कंट्री आपको अलाउ ही नहीं करेंगी तो आप उसका जो इकोनॉमिक लाभ है वो ले ही नहीं पाओगे। दूसरी कंट्री सोचेगी कि भाई हम 10 साल बाद करेंगे, लेकिन हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे, निकलो अपनी रास्ते से। इन द बैकग्राउंड अ मोर लाइकली सिनेरियो इन द चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ will stutter and decline as the impact of aging
गेट मोर प्रोनाउंस्ड इन द कमिंग ईयर। और अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो सिनेरियो इज दैट चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है विल सटर एंड डिक्लाइन एज द इम्पैक्ट ऑफ एजिंग गेट मोर प्रोनाउंस इन द कमिंग ईयर। और जैसे जैसे अगर बूढ़ों की या वृद्धों की तादाद बढ़ेगी तो वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेगा चाइना की, इसमें नो डाउट। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।